बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ई कैट के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, तो बेटा आज उसका पहला लेक्चर है ओरिएंटेशन। ई कैट क्या है, इसमें एडमिशन के लिए हमें क्या करना है, इसका मेरिट क्राइटेरिया, टोटल एग्रीगेट कैसे बनता है और स्पेसिफिकली केमिस्ट्री जो है उसको हमने ई कैट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो अभी हमने ओपन किया है एडमिशन प्रोसीजर यूईटी ई कैट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक टेबुलर फॉर्म में मैंने सिंपल करके आपके लिए बनाया हुआ है। एक कॉलम में हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और दूसरे कॉलम में हमने टाइटल दे दिया हुआ है प्रोग्राम्स फॉर विच एलिजिबल, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ अगर आपने एफएससी, आईसीएस या डिप्लोमा किया हो तो किन किन प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वाले जो हैं वो यूटी की जितनी भी इंजीनियरिंग की टाइप्स हैं उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट के साथ अगर आप आगे देखें कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, साइंस, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, सीआरपी से कहते हैं, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पीआईडी एंड मैथमेटिक्स, इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िक्स भी साथ है। तो नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक के साथ अगर आपने एफएससी की है तो आप आगे इन डिफरेंट ब्रांचेस में जिनको आगे हाईलाइट किया हुआ है इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं यूटी में। एंड फाइनली जो लास्ट कॉलम पे लिखा, लास्ट रो में लिखा हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो हैं ये आगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आगे यूटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे देख रहे हैं कि क्योंकि अभी आपका पार्ट 2 का रिज़ल्ट नहीं आया होता और आपके एंटी टेस्ट का कंडक्ट हो चुका होता है, रिज़ल्ट भी आ चुका होता है, तो एग्रीगेट कैसे बनाएंगे, इसमें टोटल आपके एफएससी के मार्क्स शामिल किए जाएंगे। लेकिन उसका सिंस एडमिशन विल बी ऑफर्ड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पार्ट 2 रिजल्ट, फॉलोइंग कंडीशन विल अप्लाई। नंबर 1, admission of candidates who are unable to earn 60% or above their BSc engineering technology degree or intermediate and equivalent डिप्लोमा वगैरह में अगर 60% मार्क्स से कम मार्क्स हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे, उनकी पूरी फ़ी उनको वापस कर दी जाएगी विदाउट एनी डिडक्शन। इसी तरह ए लेवल वाले जो हैं वो एट लीस्ट सी ग्रेड अपनी सब्जेक्ट में गेन करेंगे तो ही उनका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ उनकी भी एडमिशन रिजेक्ट हो जाएंगे और उनको पूरी फ़ी विदाउट डिडक्शन वापस कर दी जाती है। तो यूईटी का जो ई कैट का टेस्ट कंडक्ट हो रहा होता है इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज, कोई भी जेंडर के लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जब ये मेरिट बनता है तो डिटर्मिनेशन कैसे होती है, मेरिट में एग्रीगेट कैसे बनाया जाता है। एग्जामिनेशन considered for merit. Number 1, for candidates to all the bachelor degree courses and determination of merit following examinations are considered। यानी आपने एफएससी इन सब्जेक्ट के साथ की हो या डीए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद है ये आपके सामने एंटी टेस्ट 2020 के बारे में मेरिट डिटर्मिनेशन है। थोड़ा सा क्योंकि इस दफ़ा पैटर्न चेंज हुआ है तो हम भी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ सारी डिटेल आपके लिए लाएँ, आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए। तो सबसे पहले इसका जो एग्रीगेट है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जी, इन केस ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रीम एंटी टेस्ट का एग्रीगेट है वो 30%, मैट्रिक के मार्क्स के 25% और फर्स्ट ईयर मार्क्स 45% वेटेज शामिल होता है इसमें। डीएई के लिए 30% उसका जो एंटी टेस्ट है, ईटी एंटी टेस्ट एब्रीवेशन है, और 70% के डिप्लोमा के मार्क्स काउंट होते हैं। इसी तरह आगे आप देख रहे हैं बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट डिग्री स्ट्रीम्स के लिए 30% वही और एंटी टेस्ट का, और 70% की जो कोर्स में मार्क्स आएंगे उसका। फन क्वालिफिकेशन यानी ओ लेवल वगैरह के लिए 30% ई कैट का एंटी टेस्ट का वेटेज होगा और बाकी 70% के जो मार्क्स हैं या इक्विवेलेंट मार्क्स बनते हैं उनका काउंट किया जाता है। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी ई कैट में पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे शेयर किया जाए कि ये ग्राफ है जिसमें 2 पैरामीटर्स को हमने डिस्कस करना है। एट एक्स एक्सिस लेट इट बी कि मैंने
उसका जो है ग्रुप नंबर रखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। आपने बताना है कि ये कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, पीरियोडिक टेबल में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको इस ग्राफ में शो किया गया। एट एक्स एक्सिस वी हैव ग्रुप नंबर, जैसे आप देखें ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, यानी ये करस्पॉन्डिंगली ग्रुप नंबर इंक्रीज हो रहे हैं इधर, ठीक। अब आपने वाई एक्सिस की जो प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये क्या था। बट इसमें हम देख रहे हैं कि टू एक्सेप्शन जो आ रही है ये ट्रेंड में, जो वेरिएशंस आ रही हैं टू, कि बेरिलियम जो है उसकी वैल्यू बोरान से ज़्यादा शो की गई है और नाइट्रोजन की वैल्यू जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा शो की गई है। बट असल में ये जो एक्सेप्शन आती है बेरिलियम बोरान नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, ग्रुप 2A 3A की और उधर ग्रुप 5 और 6A की, ये है आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी में बेरिलियम की वैल्यू बोरान से ज़्यादा है और नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन से ज़्यादा है। द पैरामीटर ऑफ वाई एक्सिस फिर क्या होना चाहिए, हम कहेंगे इट शुड बी आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी। उसके अलावा जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, मैं क्योंकि ये अभी ओरिएंटेशन आपको जस्ट एक आइडिया देना है कि ई कैट में हमने चीज़ों को किस तरह से देखना है। ये एफएससी की तरह थॉरली आपने प्रिपेयर उसको इस तरह नहीं करना एफएससी की तरह कि आप उसको जस्ट याद करते रहें चीज़ों को। बेटा आपने यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल होना है, थोड़ा सा पहले स्पेसिफिक होना है। यहाँ आपको हार्ड वर्क नहीं, यहाँ आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पॉइंट्स और इसमें ऐड किए, जैसे आप देखें कि मैंने बेसिक कंसेप्ट बुक 1 जो है चैप्टर 1 उसमें से ये आपके सामने रखा, एटम मॉलिक्यूल और आयन, 3 पॉइंट्स हैं। एटम एटोमॉस, तो मीनिंग ऑफ एटम इज इंडिविजिबल। मॉलिक्यूल वर्ड, अब आपको ये पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी आपको याद है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे वर्ड मॉलिक्यूल जो है इसका मीनिंग क्या है, जैसे एटम का मीनिंग है इंडिविजिबल, उसी तरह वर्ड मॉलिक्यूल जो है उसका मीनिंग क्या है। बड़ा जो मॉलिक्यूल वर्ड है इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट एंटिटी, छोटी चीज। छोटी चीज तो वैसे एटम है, लेकिन एटम क्योंकि एग्जिस्ट करते भी हैं इंडिपेंडेंटली और नहीं भी करते, तो ये स्टेबल नहीं होते। तो विच ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है तो वो मॉलिक्यूल है। सो वर्ड मॉलिक्यूल मीन स्मॉलेस्ट एंटिटी एंड दिस वर्ड वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय एवोगैड्रो। एंड उसी तरह एक वर्ड आयन है, डेफिनेशन आपको पता है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज। एक एटम या एटम के ग्रुप में जब कोई चार्ज अपीयर हो तो उसे आयन कहा जाता है। लेकिन यहाँ आपसे ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि आयन वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। बड़ा वर्ड आयन का मतलब है वांडरर, वांडरर यानी आवारागर्द, क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। केटाइन इज इन सर्च ऑफ एनाइन और जो एनाइन है इट इज इन सर्च ऑफ केटाइन। ये कंबाइन होके केटाइन एनाइन मिलके एग्जिस्ट करते हैं, सेपरेटली ये अकेले नहीं रह सकते। सो दे आर इन सर्च ऑफ ईच अदर, दे आर इन सर्च ऑफ ईच अदर, सो दे आर वांडरर, दे आर आवारागर्द। जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि बेटा ये ओरिएंटेशन है, इसमें हम चीज़ों को थोड़ा सा ना अभी एक व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल में इंशाल्लाह जो है टॉपिक 1 से शुरू करूँगा तो आप खुद फील करेंगे कि हमने कैसे काम करना है। तो पहला एमसीक्यू मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए क्या लिखा कि विच वन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ मॉलिक्यूल। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बताना है कौन सा एक मॉलिक्यूल नहीं है। बड़ा मॉलिक्यूल जैसे आप समझते हैं मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी विच ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो स्टेबल है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल है। अब देखें हीलियम, सोडियम, ओजोन एंड वाटर, ये उनके सिंबल भी लिखे हैं, फॉर्मूलाज लिखे हैं कि इनमें से कौन सा एक मॉलिक्यूल है, कौन सा एक मॉलिक्यूल नहीं है, कैन नॉट बी रिगार्डेड। तो हीलियम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज अ मॉलिक्यूल। सोडियम अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, सोडियम एक वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सोडियम को मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता। बट इसी तरह ओजोन है, O3 एक मॉलिक्यूल है, वाटर भी एक मॉलिक्यूल है। तो कौन सा एक मॉलिक्यूल नहीं है, दैट वाज बीटा ऑप्शन। अच्छा, इसी से आगे चलते हुए मोलेकुलर आयंस की बात की है। मोलेकुलर आयंस आर जनरेटेड बाय यूजिंग मोस्टली, कि मोलेकुलर आयंस को जनरेट करने के लिए मोस्टली क्या यूज किया जाता है, एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशंस। बड़ा असल में अगर आप बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन जनरेशन की तो उसमें तो यूज सारे होते हैं, ऑल ऑफ देम कैन बी यूज्ड। लेकिन यहां पूछा गया मोस्टली, अगर मोस्टली ना होता तो आपने कहना था ऑल ऑफ दीज,
अब मोस्टली सबसे फ्रीक्वेंटली यूज होने के यूज जो होता है मॉलिक्यूलर आयंस को जनरेट करने के लिए सबसे फ्रीक्वेंटली जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम है, हेंस बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें सोडियम बीटा ऑप्शन करेक्ट है और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है बीटा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा बेटा आपने ई कैट का जहाँ जो हम स्टार्ट करने लगे इसको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहला काम आप ये किया करेंगे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा डेली बेस पे आप इसको देखें, थारोली इसको अब देखें और इसके मेन पॉइंट्स आप नोट करते रहें। ख़ास तौर पे जो मैंने ये ग्राफ वगैरह टेबल्स मैप्स इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है वो आप ज़रूर नोट करें। बट उसके बाद जो एक लेक्चर होगा उसी के एक असाइनमेंट हम डिस्कस किया करेंगे, उसके MCQs डिस्कस किया करेंगे, यहाँ भी डिस्कस किए जाएंगे और इसके अलावा उनको मैं डिटेल में जो मेरा पेज है फेसबुक पे केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स के ही नाम से उसमें भी पोस्ट कर दिया करूँगा। लेकिन यहाँ चैनल में ये है कि मैं उनकी डिस्कशन करके आपको करेक्ट ऑप्शन भी बताऊँगा, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं मतलब वो क्यों इनकरेक्ट हैं उनकी रीज़न भी बताऊँगा और इन्हीं MCQ से रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं और कैसे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे ये मैं आपके साथ डिस्कस किया करूँगा। ठीक है, बड़ा आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।